नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, भूतपूर्व सैनिक। ग्रुप सी कैंडिडेट्स का आरोप है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है, जिस कारण से मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। कैंडिडेट्स का आरोप है कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, जबकि वो उनको रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इसी मुद्दे को लेकर हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। हाई कोर्ट के आपको आदेश भी दिखाएंगे, ग्रुप सी के लिए जो वेटिंग लिस्ट की पॉलिसी हरियाणा सरकार की वो भी दिखाएंगे, और पॉलिसी में जिन कोर्ट केस का हवाला दिया गया है वो कोर्ट केस भी आपको दिखाएंगे। सब डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद, समझने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। सबसे पहले हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वो रिजल्ट दिखाते हैं जिस मुद्दे को लेकर कैंडिडेट्स हाई कोर्ट गए हैं। ये उनके रिजल्ट का पहला पेज देख लीजिए। ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट है। इसमें विज्ञापन संख्या 4/2024, विज्ञापन संख्या 9/2024, 11/2024, जिसमें अलग अलग कई कैटेगरी हैं, ये सब इसमें दिखाई गई हैं। इन सब का रिजल्ट हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 17 अक्टूबर 2024 को पब्लिश किया था। इन विज्ञापित पदों पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का आरोप है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। हमारी जानकारी के अनुसार ग्रुप सी के लिए जब भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिजल्ट जारी करता था, रिजल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट भी जारी करता था। 2005 से लेके 2012 तक की बहुत सी भर्तियों के रिजल्ट्स हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें रिजल्ट के साथ ही वेटिंग लिस्ट वालों के भी रोल नंबर पब्लिश किए जाते थे। इन विज्ञापित पदों में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स का आरोप है कि सीईटी की परीक्षा शुरू होने से पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप सी के सभी पोस्ट पे वेटिंग लिस्ट रिजल्ट के साथ ही जारी कर देता था, लेकिन जब से सीईटी के माध्यम से ये भर्तियां शुरू हुई है, उसके बाद से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेटिंग लिस्ट जारी करना बंद कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं हरियाणा सरकार की ग्रुप सी की वेटिंग लिस्ट की पॉलिसी क्या है। ये हरियाणा सरकार का नोटिफिकेशन देख लीजिए। या टॉप में देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन है, ये 5 मई 2022 का है। इसके अनुसार जो वेटिंग लिस्ट है उसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं, या पहला पॉइंट देखेंगे, वेटिंग लिस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो डिक्लेयर करनी है कमीशन ने, कमीशन का मतलब यह हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, वो निम्न प्रकार है। जिसका पहला सब पॉइंट कहता है, अगर किसी पद के लिए जो विज्ञापन 25 से कम पोस्ट के लिए विज्ञापित किया गया है, उसमें विज्ञापित पदों का 25% वेटिंग लिस्ट देना है, और कम से कम 2 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में होने चाहिए। इसके सब पॉइंट 2 में दिया है, अगर जो विज्ञापित पद हैं वो 25 से ज्यादा है और 50 से कम है, यानी 25 और 50 के बीच में है, तो जो वेटिंग लिस्ट बनेगी वो विज्ञापित पदों का 15% रहेगी। सब पॉइंट 3 के अनुसार अगर विज्ञापित पद 50 से ज्यादा है, फिर विज्ञापित पदों का 10% रहेगा वेटिंग लिस्ट में, और कम से कम 8 कैंडिडेट उसमें होने चाहिए। वेटिंग लिस्ट के पॉइंट नंबर 2 में दिया है, जो वेटिंग लिस्ट रहेगी वो 1 साल के लिए वैलिड रहेगी, और जो मेन लिस्ट है वो भी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। कब से? जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है उस दिन से। इसके तीसरे पॉइंट में दिया है, अगर 1 साल के दौरान कोई भी पद खाली हो जाता है, उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कोई ज्वाइन करके रिजाइन कर जाए, या किसी के सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग से पहले डेथ हो जाए, या कोई कहीं दूसरी जगह जॉब लग चुका हो और यहाँ पे जॉब ज्वाइन ना करना चाहता हो, ऐसे कैंडिडेट्स की जगह जो सीट वैकेंट रह जाएगी, फिर वेटिंग लिस्ट से ज्वाइनिंग दी जाती है। ऐसे खाली पदों पर 1 साल तक विज्ञापन नहीं दे सकते। 1 साल के बाद ये दोनों लिस्ट जब इनवैलिड हो जाएंगे, उसके बाद उन पर विज्ञापन दे सकते हैं। इन सब भर्तियों में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा रिजल्ट के समय वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करने के कारण जो लोग ऐसे हैं जिनको उम्मीद है कि वो वेटिंग लिस्ट में उनका नाम आएगा, उन्होंने 16 अप्रैल 2025 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण से मजबूर होकर उन कैंडिडेट्स को हाई कोर्ट जाना पड़ा। उन कैंडिडेट्स की याचिका पर सुनवाई करके हाई कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं ये आप हाई कोर्ट के ऑर्डर देख लीजिए। यहाँ टॉप में देखिए, सीलोपी नंबर है 12/887/2025, और उसके फैसले की डेट है 7/5/2025। यहाँ इसमें प्रार्थना की गई है कि जो रिस्पोंडेंट 2 है कमीशन, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसको निर्देश दें वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए ग्रुप सी की, कंप्लीट ग्रुप सी की जितने भी ये विज्ञापन निकले थे। हरियाणा सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं 25/6/2019, जिनको इन्होंने एज एंगस्टर P8 लगा है, और हरियाणा सरकार के दूसरे इंस्ट्रक्शन है 20/1/1988, जिसको एज एंगस्टर P9 लगा है। इन दोनों के अनुसार इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए
हाई कोर्ट से निवेदन किया है। केस की कुछ सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि इस मामले में उन्होंने 16/4/2025 को रिप्रेजेंटेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया था, जिसको एज एनेक्सर P6 यहाँ पे लगाया है, लेकिन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जिस दिन सुनवाई थी तब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया था। सरकारी वकील ने नोटिस को स्वीकार कर लिया और हाई कोर्ट से प्रार्थना की है कि इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए, जवाब फाइल करने के लिए समय मांगा है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया इस स्टेज पर अगर हाई कोर्ट रिस्पोंडेंट नंबर 2 सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उनको डायरेक्शन दे दें कि जो उनकी रिप्रेजेंटेशन है 16/4/2025 की, जिसको एज एनेक्सर P6 लगा है, उस पर टाइम बाउंड कर दे स्पीकिंग ऑर्डर पास करने के लिए। याचिकाकर्ताओं की इस रिक्वेस्ट पर सरकारी वकील ने कोई ऐतराज नहीं जताया है, इसलिए उपरोक्त तथ्यों के आधार पर सभी पार्टीज की सहमति से इस केस की मेरिट में जाए बगैर हाई कोर्ट ने इसका निपटारा कर दिया है और रिस्पोंडेंट नंबर 2 यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दे दी है याचिकाकर्ताओं की जो रिप्रेजेंटेशन है 16/4/2025 की, जिसको एज एनेक्सर P6 लगा है, उस पर कारण बताते हुए स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, यानी कि लिखित में उनको जवाब दे। और जवाब कब देना है? पहले उनका पक्ष सुनना है और ये काम कितने दिन में करना है? 3 महीने के अंदर करना है, जिस दिन सर्टिफाइड कॉपी इसकी मिल जाए। और इसके नीचे डेट देखेंगे 7 मई 2025। हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में हरियाणा सरकार की जिस पॉलिसी का जिक्र किया था, अब वो पॉलिसी आपको दिखा देते हैं। ये पॉलिसी देख लीजिए। ये हरियाणा सरकार की पॉलिसी है, 25/6/2019 की पॉलिसी है। तो इसमें एक केस का हवाला दिया है, CLP नंबर 15/403/2011। आगे एक LPA का नंबर दिया है 15/37/2013। इन दोनों केस में हाई कोर्ट के जो भी ऑर्डर हैं वो आपको दिखाएंगे। यहाँ अगर आप आगे जाएंगे, इस पॉलिसी में सारा वर्णन किया गया है कि किस में कितने कितने परसेंटेज वेटिंग लिस्ट में देनी है। और आगे नीचे जाके देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला दिया है, सिविल अपील नंबर है 6690/2008। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर जब हमने इसको सर्च किया तो ये फैसला गुवाहाटी हाई कोर्ट की डबल बेंच के खिलाफ ये अपील फाइल की गई थी और इसको डिसमिस दिखाया गया है। सन 2019 की जो पॉलिसी अभी आपको दिखाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो सिविल अपील का नंबर दिया था, वो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो चुकी है, इसलिए हम उसके ऑर्डर आपको नहीं दिखाएंगे। उसमें जो हाई कोर्ट के केस का हवाला दिया गया है, वो हाई कोर्ट के केस दिखा देते हैं। पहले आपको सिंगल बेंच का फैसला दिखा देते हैं और उसके बाद डबल बेंच में जो गया है उसका इंटरिम ऑर्डर दिखा देते हैं और वर्तमान में उसका क्या स्टेटस है वो आपको दिखा देते हैं। पहले सिंगल बेंच के फैसले का पहला पेज देख लीजिए। टॉप में देखिए CLP नंबर है 15/403/2011 जो पॉलिसी के अंदर दिया था। इसकी डेट ऑफ डिसीजन है 17 जुलाई 2013। वरुण कुमार की तरफ से ये केस फाइल किया गया है। इसमें याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट से निवेदन किया है कि उनको अपॉइंटमेंट लेटर देने के लिए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी में डायरेक्शन दी जाए। विज्ञापन संख्या है 4/2008। इसको एज एनेक्सर P1 लगा है और वेटिंग लिस्ट एज एनेक्सर P2/B लगाया है, क्योंकि ये कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में था। जो याचिका करता है उसने क्लेम किया है रिस्पोंडेंट नंबर 1 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने विज्ञापन जारी किया था 8/7/2008 को और उसमें अलग अलग पोस्ट पे अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकाली गई थी। पेटिशनर ने जो अप्लाई किया था जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पर अप्लाई किया था और उस विज्ञापन के अनुसार टोटल 160 वैकेंसी थी, जिसमें से 70 वैकेंसी जनरल कैटेगरी की थी, बाकी दूसरी कैटेगरी के लोगों के लिए थी। रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उसने सिलेक्शन प्रोसेस पूरा करके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, इस विज्ञापन के अगेंस्ट में उसको डिपार्टमेंट के पास भेज दिया था। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है 11 अगस्त 2010 को आई थी, जिसको एज ए एनेक्सर P2 लगाया गया है और एनेक्सर P2 1 रिकमेंडेड लिस्ट लगाई गई है कैंडिडेट की जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की थी। एनेक्सर P2 वास्तव में एक लेटर है जो सेक्रेटरी हरियाणा स्टाफ कमीशन के द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड पंचकूला के पास जो ये लिस्ट भेजी थी उसका एक कवरिंग लेटर है। इस लेटर के साथ 58 सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट थी, जिसको एज एनेक्सर P2/B लगाया है और उसके साथ में जो वेटिंग लिस्ट थी वो भी इसके साथ लगाई गई थी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की जनरल कैटेगरी की। इसी तरह से एक और लेटर भेजा गया है रिस्पोंडेंट नंबर 3 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 के द्वारा यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा बिजली विभाग को भेजा गया है 11 अगस्त 2010 को, जिसको एज ए एनेक्सर P3 लगाया गया है
इसमें सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के पर्टिकुलर दिए गए हैं। जो पेटिशनर है उसका नाम इसमें वेटिंग लिस्ट में मेंशन किया गया है सीरियल नंबर 4 पर, जिसको एज एनेक्सर P2B लगाया है। और इस वेटिंग लिस्ट से जो एनेक्सर P2/B लगाया है, 2 कैंडिडेट जिनके नाम है अमन कुमार और गुजराज, उनको सीरियल नंबर 1 और 2 पर दिखाया गया है और इन दोनों को अपॉइंटमेंट दे दी गई है 11 मार्च 2011 को। इसका एज एनेक्सर P4 लगाया है। तीसरा कैंडिडेट जिसको सीरियल नंबर 3 पे एनेक्सर P2/B में दिखाया गया है, उसको अपॉइंटमेंट दे दी गई थी 6 जून 2012 को। इसको एज एनेक्सर P5 लगाया है और ये बिजली विभाग के द्वारा ज्वाइनिंग दी गई थी। 3 कैंडिडेट जो ओरिजिनल लिस्ट में थे जनरल कैटेगरी में, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। एक कैंडिडेट है नितिन गर्ग, उन्होंने मेन लिस्ट में जनरल कैटेगरी में सीरियल नंबर 13 पे थे, जिसको एनेक्सर एज ए P3/A लगाया है। उन्होंने ज्वाइन किया 11 सितंबर 2010 को, लेकिन उसी दिन उन्होंने रिजाइन भी कर दिया। तो एक वैकेंसी जो जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की है जनरल कैटेगरी की, 70 में से वो वैकेंट है। किस कारण से वैकेंट है? क्योंकि जो नितिन गर्ग था उन्होंने जिस दिन ज्वाइन किया था उसी दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया था और इस कारण से ये पोस्ट वैकेंट है। उपरोक्त परिस्थितियों के अनुसार जो याचिका करता है उन्होंने क्लेम किया है कि वो वेटिंग लिस्ट के टॉप में है, क्योंकि उनसे पहले 3 ज्वाइन कर चुके हैं, चौथा नंबर इनका था। तो इन्होंने कहा अब मेरे को अपॉइंटमेंट दिया जाए। इसके लिए उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था रिस्पोंडेंट नंबर 3 को, यानी हरियाणा बिजली बोर्ड को, लेकिन हरियाणा बिजली बोर्ड ने उसको क्या किया, इसको फॉरवर्ड कर दिया रिस्पोंडेंट नंबर 1 को। रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और यहाँ उसका लेटर का हवाला दिया है और दिनांक है 22/12/2010। इसको एज एनेक्सर P6 लगाया है। याचिकाकर्ता को अपॉइंटमेंट नहीं दी। उसने जो केस भेजा था रिस्पोंडेंट नंबर 3 को भेजा था, 2 को भेजा है, जिसको एज एनेक्सर P8 लगाया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया है कि जो उसका राइट है उसको वेस्ट कर दिया है। याचिकाकर्ता को अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है, जबकि उसका वेटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर 4 पे है और वेटिंग लिस्ट में जो उससे पहले के 3 थे उन तीनों को ज्वाइनिंग दी जा चुकी है। तीसरा जो बंदा है उसने ज्वाइन नहीं किया। और एक कैंडिडेट है नितिन गर्ग, जो कि मेन लिस्ट में था, उन्होंने 10 सितंबर 2010 को ज्वाइन किया था और उसी दिन उन्होंने रिजाइन कर दिया है। इसलिए जो याचिका करता है उनका हक बनता है अपॉइंटमेंट के लिए। लेकिन नितिन गर्ग द्वारा 10 सितंबर 2010 को रिजाइन करने के बाद भी जो याचिका करता है उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि जो वेटिंग लिस्ट है उसकी जो वैलिडिटी होती है वो 1 साल की होती है, लेकिन उसके बाद भी जो पेटिशनर है उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई है। वेटिंग लिस्ट में मेरिट ऑर्डर के अनुसार अगर 1 साल के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो ज्वाइन नहीं करते तो वेटिंग लिस्ट वालों को ज्वाइन करवा जाता है। प्रेजेंट केस के अंदर जो वैकेंसी है वो खाली हो गई थी। किस कारण से? नितिन गर्ग ने 10 सितंबर 2010 को ज्वाइन किया था और उसी दिन रिजाइन कर दिया था। इस तरह से जो याचिका करता है जिसका नाम वेटिंग लिस्ट में है उसका हक बनता है। नितिन गर्ग ने जो रिजाइन किया है वो पोस्ट खाली हुई है और 1 साल के अंदर हुई थी। इस पे याचिकाकर्ता का हक बनता है। जो याचिका करता है वो उसके योग्य भी है, क्वालिफाइड भी है और मेरिट लिस्ट में उनका नाम भी है। उनसे पहले के 3 ज्वाइन कर चुके हैं, अब उनकी बारी है, लेकिन उसके बाद भी उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया है। जो कैंडिडेट थे वेटिंग लिस्ट के सीरियल नंबर 1 पर, सीरियल नंबर 2 पे, उनको पहले ही ज्वाइनिंग दी जा चुकी है और जो सीरियल नंबर 3 पे था वेटिंग लिस्ट में उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। और जो वैकेंसी खाली हुई है 10 सितंबर 2010 को नितिन गर्ग के रिजाइन करने के बाद, इसलिए जो वेटिंग लिस्ट में सीरियल नंबर 4 पे था उनका ये हक बनता है। रिस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 ने कोई कारण नहीं बताया है अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं करने के लिए, जबकि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, उन्होंने एक रिटर्न स्टेटमेंट भी भेज दी थी कि जो अपॉइंटमेंट लेटर है हरियाणा के बिजली विभाग के जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उनको जारी करना है। क्योंकि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का काम था मेरिट लिस्ट बनाना, वेटिंग लिस्ट बनाना और उसको बिजली विभाग को फॉरवर्ड करना, क्योंकि बिजली विभाग की वैकेंसी थी। और वेटिंग लिस्ट वालों को जो अपॉइंटमेंट लेटर जारी करना था वो बिजली विभाग को जारी करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो सिलेक्टेड लिस्ट थी वो जारी की गई थी 11 अगस्त 2010 को, फॉरवर्ड की गई थी बिजली विभाग को, जिसको एज एनेक्सर P2 लगाया है। जो पोस्ट अवेलेबल थी 10 सितंबर 2010 को 1 महीने के अंदर ही खाली हो गई थी। नितिन गर्ग के द्वारा रिजाइन करने के कारण जो पेटिशनर है उसने रिक्वेस्ट भी फॉरवर्ड की थी 22 दिसंबर 2010 को, जिसको एज एनेक्सर P6 लगाया है। लेकिन इसको क्लैरिफिकेशन के लिए रिस्पोंडेंट नंबर 1 के पास भेज दिया रिस्पोंडेंट नंबर 3 ने, यानी बिजली विभाग ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया था।
जो पेटिशनर है उसने अपना जो क्लेम था वो रिस्पोंडेंट नंबर 2 और रिस्पोंडेंट नंबर 3 के सामने रेज किया था, लेकिन उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। अपॉइंटमेंट लेटर देने के बजाय उनका जो रिप्रेजेंटेशन था उसको 22 दिसंबर 2010 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास भेज दिया था, जबकि उनके पास भेजने की जरूरत नहीं थी। और जो वेटिंग लिस्ट है उसका जो टाइम है वो 1 साल का टाइम है। जो याचिका करता है उन्होंने तुरंत यानी कि 1 महीने के अंदर ही अपना क्लेम कर दिया था, यानी कि एप्लीकेशन दे दी थी और एक सीट अवेलेबल थी 10 सितंबर 2010 को, लेकिन उसके बाद भी उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया। इसी तरह से जो सर्कमस्टांसेस थे, इस तरह के हालात में वेटिंग लिस्ट से अपॉइंटमेंट नहीं देने के लिए कोई कारण भी नहीं बताया है। जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है 3 है, उन्होंने जानबूझकर मनमानी, अनुचित और पक्षपाती तरीके से उनको अपॉइंटमेंट जारी नहीं किया गया है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित समानता का जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। जो वेटिंग लिस्ट है वो किसी रूल का उल्लंघन नहीं है। वैकेंसी है, 1 महीने के अंदर वैकेंसी खाली हो गई थी, लेकिन उसके बाद भी वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट था उसको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। इन सब तथ्यों के आधार पर इस हालात में जो पेटिशन है उसको, जो याचिका है उसको अलाउ कर दिया है और डायरेक्शन दे दी गई है कि उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया जाए जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट पे जनरल कैटेगरी में, विज्ञापन संख्या 4/2008 में, क्योंकि उनका वेटिंग लिस्ट में नाम था। और नितिन गर्ग जिन्होंने ज्वाइन करके रिजाइन कर दिया था, वो पोस्ट खाली हो गई है 10 सितंबर 2010 को। याचिकाकर्ता से ऊपर के जो व्यक्ति थे उनको जून 2011 तक अपॉइंटमेंट दी जा चुकी थी। इस केस में जो पेटिशनर है उसको गलत तरीके से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास फ्रेश रिकमेंडेशन के लिए भेज दिया है। रिस्पोंडेंट द्वारा उनके अपॉइंटमेंट लेटर को मना करना ये बिना किसी कारण के है और भेदभावपूर्ण है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन है, क्योंकि 14 और 16 में समानता का मौलिक अधिकार है। इस तरह से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि इनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया जाए 1 महीने के अंदर, जिस दिन कोर्ट की सर्टिफाई कॉपी मिल जाए जजमेंट की। और यहाँ नीचे फैसले की डेट देखेंगे 17 जुलाई 2013। हाई कोर्ट के इतने स्पष्ट फैसले के बाद भी बिजली बोर्ड ने याचिकाकर्ता को अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी नहीं किया, बल्कि जो सिंगल बेंच का फैसला था उसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिया। डबल बेंच में चैलेंज करने के बाद जो डबल बेंच का पहला इंटरिम ऑर्डर है, पहले आपको वो दिखा देते हैं। ये डबल बेंच के पहले इंटरिम ऑर्डर का पहला पेज देख लीजिए। एलपीए नंबर है 1537/2013। ये हरियाणा बिजली बोर्ड के द्वारा फाइल किया गया है। वरुण कुमार के खिलाफ है, जिन्होंने शुरू में याचिका डाली थी, जिनके पक्ष में हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। यह कोर्ट ने लिखा है कि पहली नजर में ऐसा महसूस होता है कि जो याचिका करता है यानी कि अरुण कुमार, उसको बेवजह से तंग किया जा रहा है। नितिन गर्ग को 10/9/2010 को ज्वाइन करने के लिए कहा गया और उसी दिन उसने रिजाइन भी कर दिया, जबकि जो नितिन गर्ग है वो ऑलरेडी किसी दूसरी संस्था में काम कर रहा था जो कि इससे हायर पोस्ट पर था। इसलिए हाई कोर्ट ने बिजली बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को एफिडेविट फाइल करने के लिए दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्न उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल उठाया गया है, नितिन गर्ग था जिन्होंने ज्वाइन किया, क्या उन्होंने पहले एम्प्लॉयर यानी कि जहां वो जॉब करता था वहां उनको सूचित किया था जब इन्होंने 10/9/2010 को ज्वाइन किया था बिजली विभाग में। दूसरा सवाल उठाया है, जो नितिन गर्ग ने पहले वाले डिपार्टमेंट में जहां रिजाइन किया था, क्या उन्होंने उसके रेजिग्नेशन को स्वीकार कर लिया था। तीसरा सवाल उठाया है, नितिन गर्ग ने जो पहले वाली संस्था थी वहां रिजाइन करने के लिए क्या उन्होंने एडवांस में नोटिस दिया था या 1 महीने की सैलरी जमा की थी। चौथा सवाल उठाया है, जो नितिन गर्ग है उन्होंने जो पहले वाली संस्था थी क्या उनको इन्फॉर्म किया है रेजिग्नेशन के बारे में और क्या उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो गया था यहां ज्वाइन करने से पहले। ये सब सवाल हैं हाई कोर्ट के और इनको एफिडेविट के रूप में हाई कोर्ट में जमा करना था, जिसके लिए अगली डेट दे दी थी 7/10/2013। तब तक फर्स्ट रेस्पोंडेंट को ज्वाइन करने के लिए आदेश दे दिए हाई कोर्ट ने और उसमें ये लिखना है कि जो फाइनल फैसला आएगा इस अपील का वो लागू होगा। यहाँ फर्स्ट रेस्पोंडेंट कौन है? अरुण कुमार, जिन्होंने सबसे पहले केस डाला था, क्योंकि एलपीए उनके खिलाफ फाइल की गई है। और यहाँ हाई कोर्ट ने आदेश दिए जो नोटिस है इसको दस्ती भेजना है, यानी कि बाई हैंड जाके जो रिस्पोंडेंट है अरुण कुमार उसको देना है अगली कार्रवाई के लिए। और यहाँ नीचे इंटरिम ऑर्डर की डेट देखेंगे 29/8/2013। यहाँ ऊपर देखेंगे एक सीएम नंबर लगाई गई है 4440, जो कि एलपीए 1537 में 2013 में। इसमें जो सीएम नंबर 4440/2013 लगाई है उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसमें 4 डॉक्यूमेंट है और उसको रिकॉर्ड में ले लिया गया है। अगली जो सुनवाई की तारीख दी है वो 26/11/2013 दी गई है। और यहाँ नीचे फिर
ऑर्डर दिए गए हैं कि तब तक जो पिछले वाले ऑर्डर हैं उसकी कंप्लाइंस करानी है, यानी कि उस ऑर्डर को, उस आदेश को लागू करवाना है। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है यानी कि अरुण कुमार, उसको अलाउ करना है ज्वाइन करने के लिए ड्यूटी पे। और नीचे ऑर्डर देखेंगे 7 अक्टूबर 2013 के इंटरिम ऑर्डर है। यानी हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के बाद भी जो याचिका करता था अरुण कुमार, उसको अपॉइंटमेंट लेटर जारी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, बिजली विभाग सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में चला गया। डबल बेंच की जब सुनवाई हुई, उसके इंटरिम ऑर्डर में डबल बेंच ने स्पष्ट लिखा है, पहली नजर में नजर आता है कि जो पेटिशनर था अरुण कुमार, उसको जानबूझकर तंग किया जा रहा है। डबल बेंच ने भी इंटरिम ऑर्डर में आदेश दिए थे जो अरुण कुमार है उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और वो सब्जेक्ट टू रहेगा जो डबल बेंच का फैसला आएगा, यानी उसके पक्ष में आएगा तो कंटिन्यू रहेगा और उसके खिलाफ आएगा तो अरुण कुमार को हटा दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बिजली विभाग ने अरुण कुमार को ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किया। अगली सुनवाई पर डबल बेंच ने उसको फिर से आदेश दिए, इनको ज्वाइनिंग दी जाए। उनको ज्वाइनिंग हुई या नहीं हुई ये हमारे पास आंकड़े नहीं है, लेकिन आदेश से ऐसा लगता है कि उनकी ज्वाइनिंग हो गई होगी। और जो ये डबल बेंच में केस फाइल किया था, ये अभी भी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अब उसका स्टेटस आपको दिखा देते हैं, क्या स्टेटस है। ये टॉप में देखिए एलपी नंबर 1537/2013 की है, और जो एलपी फाइल की गई थी 27 अगस्त 2013 को फाइल की गई थी, हरियाणा बिजली बोर्ड के द्वारा फाइल की गई थी। और ये अभी इसका स्टेटस जो दिखा रहा है पेंडिंग है, लेकिन अगली डेट कब है वो नॉट अवेलेबल है, यानी कि अगली डेट शो नहीं कर रहा है। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में देखेंगे जो इसकी अभी लेटेस्ट सुनवाई हुई थी वो 6 अगस्त 2025 को हुई थी। इस तरह से आप देख सकते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा वेटिंग लिस्ट भेजने के बाद भी, हरियाणा सरकार की पॉलिसी होने के बावजूद भी बिजली विभाग ने अरुण कुमार को कितना परेशान किया है, ज्वाइनिंग कितनी लेट से मिली होगी। और वर्तमान में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेटिंग लिस्ट ही जारी नहीं की है, ऐसा आरोप है केस फाइल करने वालों का। जबकि हरियाणा सरकार की अगर 2022 की पॉलिसी देखें, उसमें स्पष्ट सारी चीजें लिखी हुई है, कितने विज्ञापित पदों पे कितने प्रतिशत वेटिंग लिस्ट जारी करना है, जो हमने आपको शुरुआत में दिखा दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की थी, जबकि हरियाणा सरकार की उसके लिए पॉलिसी है। इतना ही नहीं, जो याचिका करता है उन्होंने 16 अप्रैल 2025 को इस पॉलिसी का हवाला देकर रिप्रेजेंटेशन भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को दिया था, लेकिन उस पर भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस कारण से मजबूर होकर इन लोगों को हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा। हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही उस केस का निपटारा कर दिया था और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी थी, एक टाइम बाउंड कर दिया था कि इतने दिन के अंदर उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है 16 अप्रैल 2025 की, उसको बोलती भाषा में डिसाइड करें और कारण बताएं। लिस्ट जारी नहीं की है तो, और नहीं तो फिर लिस्ट जारी करें। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने अभी तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की है। यह आरोप है उन याचिकाकर्ताओं का जिन्होंने हाई कोर्ट में केस फाइल किया था। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।